नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिनका शासन क्षेत्र वर्तमान के मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में फैला था और उन्होंने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। हालांकि मध्यकाल के लोक किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है, जो मुस्लिम शासकों के भारत आने से पहले दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले अंतिम हिंदू राजा थे। और यदि देखें तो शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान ने कई पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ सैन्य सफलता हासिल की। विशेष रूप से वह चंदेल राजा परमर्दी देव के खिलाफ सफल रहे थे। वैसे इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उसमें पृथ्वीराज रासो सबसे लोकप्रिय है, जो इनके परम मित्र चंदबर दाई के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक में उन्हें एक राजपूत राजा बताया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसको लेकर विवाद है, क्योंकि कुछ लोग इन्हें गुर्जर शासक मानते हैं। और वैसे भी देखें तो इनके बारे में कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन इनका कन्नौज के राजा जयचंद राठौर की बेटी संयोगिता के साथ का प्रेम बहुत ही प्रचलित है। और ऐसा माना जाता है कि इन दोनों राजाओं के बीच का संबंध पहले अच्छा था, लेकिन जब से पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच के प्रेम के बारे में जयचंद को पता चला, वह गुस्सा हो गया और अपनी बेटी की शादी पृथ्वीराज चौहान के अलावा किसी भी राजकुमार के साथ करवाना चाहा। इसलिए जयचंद ने अपनी सुपुत्री संयोगिता का स्वयंवर रखवाया और सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया। और ईर्ष्या के वजह से उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज का पुतला बनवाया और अपने महल के दरवाजे पर लगवा दिया। उसके बाद संयोगिता ने स्वयंवर में किसी को पसंद नहीं किया और द्वार पर रखे पृथ्वीराज चौहान के पुतले को माला पहना दी। उसके बाद सम्राट पृथ्वीराज खुद वहां पहुंच गए और राजकुमारी संयोगिता उसके साथ चली गई। इसके साथ ही यदि पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल को देखें तो पृथ्वीराज चौहान अपने पिता सोमेश्वर के बाद राजगद्दी पर बैठे, लेकिन उस समय उनका उम्र मात्र 11 साल था, इसलिए उन्होंने अपनी मां के साथ राजपाट चलाया। इसके साथ ही दिल्ली में अब खंडहर हो चुके किला राय पिथौरा के निर्माण का श्रेय भी पृथ्वीराज को दिया जाता है। और यदि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें तो इनके द्वारा लड़े गए तराइन का युद्ध बहुत ही खास है, क्योंकि इससे निर्णय होने वाला था कि आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र पर एक हिंदू राजा शासन करेगा या मुस्लिम शासक। और यदि इस युद्ध से पहले की स्थिति को देखें तो पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों पर हमला करने वाले कई मुस्लिम राजवंशों का सामना किया था। और फिर आगे जाकर 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित गोरी वंश के मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार करके चौहान राजवंश के पश्चिम तक पहुंच गया। और अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गोरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए बिल्कुल चौहानों के सामने खड़ा हो गया, जिससे दोनों राजवंशों का टकराना संभव हो गया था। और फिर आगे जाकर 1191 में मोहम्मद गोरी ने चौहान क्षेत्र पर आक्रमण किया और तबर हिंद पर कब्जा कर लिया। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में पता चला तो दिल्ली के गोविंद राजा सहित अपने सामंतों को साथ लेकर तबर हिंद की ओर प्रस्थान कर दिया। और तराइन नामक मैदान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेना आमने सामने आ खड़ी हुई। फिर दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया और अंततः पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिए जाने के बावजूद सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दे दिया। लेकिन ये एक तरह से भूल भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट गया और अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। और अगले कुछ महीनों में चुनिंदा अफगान, तजिक और तुर्क घुड़सवारों की एक सुसज्जित सेना इकट्ठा करने में सफल हो गया। वहीं पड़ोसी हिंदू राजाओं के खिलाफ अपने युद्ध के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज के पास कोई भी सहयोगी नहीं था, फिर भी उन्होंने गोरी का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की। और फिर जब 1192 में इन दोनों के बीच उसी मैदान में फिर से युद्ध हुआ तो कुछ दुश्मन हिंदू राजाओं के धोखेबाजी की वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। और फिर इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, जिसमें से अधिकांश मध्ययुगीन किताबों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहानों की राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद गोरी ने उसे अपने अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। लेकिन कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। वहीं यदि पृथ्वीराज रासो की माने तो उन्हें एक कैदी के रूप में गजनी ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। फिर जब ये बात चंदबर दाई को पता चला तो उन्होंने गजनी की यात्रा की और पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गोरी को मारने की योजना बनाई। और इस योजना में था कि किसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान तक एक तीर धनुष पहुंचा दिया जाए और मोहम्मद गोरी का आवाज सुना दिया जाए। उसके बाद सम्राट आसानी से अपने लक्ष्य को भेद सकते थे, क्योंकि सम्राट शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। और हुआ भी ऐसा ही। जब सम्राट पृथ्वीराज को अखाड़े में प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था तो उन्होंने एक बार धनुष चलाने की इच्छा जाहिर की। फिर मोहम्मद गोरी का आवाज सुनकर उसके ओर तीर चला दिया, जो सीधे जाकर मोहम्मद गोरी को लगी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबर दाई ने एक दूसरे को मार डाला। लेकिन इस कहानी में एक दिक्कत है कि यह सिर्फ पृथ्वीराज रासो में लिखा गया है, बल्कि इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास अन्य कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। वैसे ही देखें तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर बैठाया गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया
और साथ ही गोरियों से अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। और यदि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद वाले समय को देखें तो उनके बारे में लिखे गई किताब पृथ्वीराज रासो को राजपूत शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर संरक्षण दिया गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को एक महान नायक के रूप में चित्रित किया गया है। वैसे भी देखा तो सम्राट पृथ्वीराज के समय राजपूत पहचान मौजूद नहीं थी, लेकिन बाद में पृथ्वीराज के वंश को राजपूत वंशों में से एक के रूप में वर्गीकृत कर लिया गया था, जिसको लेकर अभी भी विवाद है। और फिर समय के साथ पृथ्वीराज को एक देशभक्त हिंदू योद्धा के रूप में चित्रित किया गया, जिसने मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो इस वीडियो में इतना ही, और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जितना हो सके उतना दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी संस्कृति और इतिहास की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।